9 जून 2026 गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ियों में एक कमर्शियल टैंकर के इंजन रूम पर अमेरिकी मिसाइलें दागी गईं। 3 इंडियन क्रू मेंबर मारे गए, आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया, पटनाला सुरेश। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि अमेरिका ने यह क्यों किया। सबसे बड़ा सवाल यह है, भारत के प्रधानमंत्री ने आज तक इस पर एक शब्द क्यों नहीं बोला और इसके बारे में ये गोदी मीडिया सरकार से सवाल क्यों नहीं करती है। लेकिन यह घटना अचानक नहीं हुई थी। 3 भारतीय नाविकों की मौत से पहले गल्फ ऑफ ओमान में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने पूरे इलाके को एक खतरनाक वार जोन में बदल दिया था। और इसे समझने के लिए हमें सिर्फ 3 दिन पीछे जाना होगा। 8 जून 2026 गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद एक कमर्शियल ऑयल टैंकर एमटी मैरीवेक्स अमेरिकी सेना के निशाने पर आ गया। जहाज पर 24 इंडियन क्रू मेंबर सवार थे। अमेरिकी सेना यानी यूएस सेंटकॉम ने दावा किया कि यह जहाज एक ईरानी पोर्ट की तरफ बढ़ रहा था, इसी वजह से इसे निशाना बनाया गया। खुशकिस्मती से ओमान की मिलिट्री ने समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी 24 इंडियन क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाल लिया गया। उस दिन कोई नहीं मरा, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। अगले ही दिन 9 जून 2026 को अमेरिकी सेना का अगला निशाना बना एमटी सेंटेबेलो। जहाज पर 24 इंडियन सेलर मौजूद थे। इस बार सिर्फ चेतावनी नहीं दी गई, अमेरिकी एयरक्राफ्ट ने सीधे इंजन रूम पर हमला कर दिया। यूएस सेंटकॉम का आधिकारिक बयान था कि क्रू ने अमेरिकी सेना के निर्देशों का पालन नहीं किया था। कुछ ही मिनटों में जहाज में आग लग गई। उसके बाद ओमान की नौसेना रेस्क्यू के लिए पहुंची। 21 लोग बचा लिए गए, लेकिन 3 लोग कभी वापस नहीं लौटे, आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और पटनाला सुरेश। यही कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य शर्मा ने हमले से लगभग 2 हफ्ते पहले अपने पिता को बताया था कि अमेरिकी नेवी ने उनके जहाज को चेतावनी दी थी, यानी खतरे की जानकारी थी, लेकिन जहाज को आगे बढ़ना था क्योंकि यह फैसला क्रू का नहीं था। रूट कौन सा होगा, जहाज कहाँ जाएगा और कब जाएगा, यह सब शिपिंग कंपनी तय करती है। और कई बार समुद्र में काम करने वाले नाविक सिर्फ आदेशों का पालन करते हैं। फिर 11 जून को तीसरा हमला हुआ। इस बार जहाज था एमटी जैलबीर। अमेरिकी सेना ने इसके इंजन रूम पर 2 हेल फायर मिसाइलें दागी। जहाज को नुकसान पहुंचा, लेकिन इस बार सभी 20 इंडियन क्रू मेंबर को बचा लिया गया। तो सिर्फ 3 दिनों के भीतर 3 कमर्शियल जहाज निशाना बने। पहले हमले में सभी बच गए, तीसरे हमले में भी सभी बच गए, लेकिन बीच वाले हमले में 3 भारतीय नाविक अपनी जान गंवा बैठे। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अमेरिका इन जहाज़ों को निशाना क्यों बना रहा था। इस सवाल का जवाब हमें मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में मिलता है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया। जवाब में ईरान ने दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइनों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। अब सवाल है, इससे दुनिया को क्या फर्क पड़ता है। दुनिया का लगभग 25% समुद्री ऑयल और 20% एलएनजी समुद्री रास्ते से होकर गुजरती है। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का लाइफलाइन कहा जाता है। जैसे ही यह रास्ता बंद हुआ, तेल बाजार में हलचल मच गई, कीमतें बढ़ने लगी और दुनिया को एक बड़े फ्यूल क्राइसिस का खतरा दिखाई देने लगा। इसके जवाब में 13 अप्रैल 2026 को अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेज शुरू कर दी। सरल भाषा में कहें तो अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि जो भी जहाज ईरान की तरफ जाएगा या वहां से तेल लेकर निकलेगा, उसे रोका जाएगा, और अगर उसने अमेरिकी निर्देशों का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अब तक 85 से ज़्यादा वेसल्स इंटरसेप्टेड की जा चुकी है और कई टैंकर को डिसेबल किया गया है। लेकिन इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा नुकसान किसे हो रहा है? सैनिकों को नहीं, राजनेताओं को नहीं, बल्कि उन नाविकों को जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। और यहीं भारत की कहानी शुरू होती है। आज दुनिया भर के समुद्रों में 2.6 लाख से ज़्यादा भारतीय मर्चेंट नेवी सेलर काम कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट का यह पूरा क्षेत्र उनके लिए रोजगार का स्रोत भी है और अब एक खतरनाक वार जोन भी। यही वजह है कि गल्फ ऑफ ओमान में हुआ यह हमला सिर्फ अमेरिका और ईरान की कहानी नहीं है,
यह भारत की भी कहानी है। और अब सवाल यह है कि 3 भारतीय नागरिक की मौत के बाद भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी। शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और कहा कि 100 जल्द वापस लाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कमर्शियल शिपिंग पर हो रहे हमले बंद होने चाहिए और इसके अलावा भारत ने दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी यानी चार्जे द अफेयर्स को समन किया और औपचारिक विरोध दर्ज कराया। लेकिन इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? घटना के कई दिन बाद भी कोई ट्वीट नहीं, कोई सार्वजनिक बयान नहीं, यहाँ तक कि मारे गए नाविकों के परिवारों के लिए संवेदना संदेश भी नहीं। यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में आमतौर पर जब किसी देश के नागरिक किसी विदेशी सैन्य कार्रवाई में मारे जाते हैं तो उस देश का शीर्ष नेतृत्व सार्वजनिक प्रतिक्रिया देता है। इसी वजह से कई ट्रेड यूनियनों और विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए। CITU ने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय जेल क्षेत्र में इंडियन वर्कर मारे जा रहे हों तो सरकार को आगे आकर बोलना चाहिए। तो फिर इस मामले में भारत का सार्वजनिक रूप इतना सीमित क्यों रहा? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, क्योंकि उसी समय भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी। G7 समिट में मोदी और ट्रंप की मुलाकात तय थी। दोनों देशों के संबंध एक संवेदनशील दौर से गुजर रहे थे। एक तरफ 3 भारतीय नागरिकों की मौत थी, दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के रणनीतिक और आर्थिक हित। और शायद यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए अब हमें उस ट्रेड डील को समझना होगा। साल 2025 में ट्रंप ने भारत पर कुल 50% तक के टैरिफ लगा दिए थे। इसका असर भारत के अरबों डॉलर के एक्सपोर्ट पर पड़ा। टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसी इंडस्ट्री दबाव में आ गई और भारतीय रुपया भी कमजोर होने लगा। इसी तनाव के बीच 3 फरवरी 2026 को मोदी और ट्रंप के बीच एक ट्रेड डील की घोषणा हुई। इसके बाद टैरिफ 50% से घटाकर 18% पर आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बदले भारत ने कई शर्तें मानी, जिनमें रूस से तेल खरीद पर प्रतिबंध और अमेरिकी उत्पादों के लिए कुछ सेक्टर खोलना शामिल था। 12 फरवरी को किसानों ने बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। द हिडल की एक रिपोर्ट के अनुसार इस डील की कई महत्वपूर्ण शर्तें आज तक पब्लिक नहीं की गई है, यानी करोड़ों लोग ऐसे समझौते के असर को महसूस करेंगे जिसकी पूरी जानकारी उनके सामने कभी रखी ही नहीं गई। 3 फरवरी 2026 ट्रेड डील की घोषणा होती है। 9 जून 2026 को अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में 3 भारतीय नाविक मारे जाते हैं। जून के अंत में G7 समिट में मोदी और ट्रंप की मुलाकात तय होती है, जहां दोनों देशों के संबंधों आगे बातचीत होनी थी। यहीं से सवाल उठने शुरू होते हैं। इसी संदर्भ में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा था, जब देश में नाविकों की मौत पर गुस्सा है तब अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि नई दिल्ली में डील को आगे बढ़ाने के लिए क्यों मौजूद है? इस सवाल का जवाब आज भी बहस का विषय बना हुआ है। अब इस पूरे मामले पर सरकार का भी पक्ष देख लेते हैं। शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि भारत ने औपचारिक विरोध दर्ज कराया है और पूरे मामले को राजनीतिक मामलों से उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विरोध काफी नहीं था, क्योंकि भारत के विरोध के 2 दिन बाद ही MT जलवीर पर एक और कार्रवाई हुई, यानी अमेरिकी ऑपरेशन जारी थे। मैरीटाइम लॉ एक्सपर्ट चौ ने AI जलजीरा से कहा कि भले ही नोबेल ब्लॉकेज को कानून माना जाए, लेकिन एक कमर्शियल टैंकर पर मिसाइल हमला प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांत पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इसके साथ एक और सवाल उठता है, अगर जहाज ने अमेरिकी निर्देशों का पालन नहीं किया तो जिम्मेदार कौन था? जहाज पर मौजूद नाविक या शिपिंग कंपनी जो जहाज के रूट और संचालन से जुड़े फैसले लेते हैं? इसी बीच IMO ने गल्फ क्षेत्र में काम कर रहे नाविकों के लिए सेफ कॉरिडोर की मांग की, लेकिन आज भी ऐसा कोई सुरक्षित कॉरिडोर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि हजारों भारतीय नाविक अभी उसी खतरे वाले इलाके में काम कर रहे हैं। जून 2026 में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान 3 भारतीय नाविकों की जान गई। यह बात खुद US सेंटकॉम ने स्वीकार की है। दूसरा फैक्ट, भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड डील
पर बातचीत चल रही है, जिसकी पूरी जानकारी आज तक पब्लिक नहीं की गई है। तीसरा फैक्ट, G7 समिट में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय होने के बावजूद प्रधानमंत्री ने इन नाविकों की मौत पर कोई पब्लिक बयान नहीं दिया। ये वो तथ्य हैं जो पब्लिक रिकॉर्ड पर मौजूद है। अब फैसला आपको करना है। क्या सरकार को आगे आकर बोलना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।